अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दर्शकों, सुनो डार्लिंग, दानिशमंदों और बुजुर्गों ने कहा है कि गुस्से में जो काम भी किया जाता है वह पश्चाताप पर खत्म होता है। अच्छी तरह सोच लो, जब पुलिस कदमरंजा फरमाएगी वह हम दोनों को इस हालत में न देख कर न सिर्फ हैरान होगी बल्कि लुत्फ अंदोज भी, क्योंकि तुमने जो यह नाइटी पहन रखी है उसने तुम्हारे जिस्म को बेहिजाब किया हुआ है, बल्कि इस महीन लिबास में धधकता हुआ आतिशफिशा बना हुआ है। तुम्हें तो चाहिए था कि सबसे पहले लिबास बदलती। इस नामुनासिब लिबास में एक गैर मर्द और शौहर के दोस्त के सामने आना एक औरत और बीवी के लिए क्या शर्मनाक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम इसलिए काबिले माफ़ी हो कि तुम एक मॉडर्न औरत हो। तुम्हें नुमाइश अच्छी लगती है कि लोग देखकर तारीफ करेंगे, और वह मुझे बगैर किसी हिजाब के देखकर क्या ख्याल करेंगे। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम पड़ोसियों और इमारत वालों को बुलाकर उनसे मेरा तारुफ करा दो? चौकीदार को इंटरकॉम पर कह दो, वह सबसे कह देगा उसने मेरी बात बहुत तहम्मुल और गौर से सुनाई थी। फिर उसने बहुत अफरोख्ता होकर फर्श पर पैर पटका। फिर रिसीवर भी क्रैडल पर दे मारा। फिर वह मेज की दराज की तरफ कूदा बनकर लपकी। दराज से पिस्तौल निकालकर मेरा निशाना ले लिया और मेरी तरफ बरने लगी। यह क्या है जानी? मैंने बेखौफी से पूछा। मुहब्बत में ऐसे जमाने भी आए हैं, कभी रो दिए हम और कभी मुस्कुराए। यह तुम्हारी मौत है, वह दहाड़ी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके। मैं जब भी घर से निकलता हूँ जान हथेली पर लेकर, क्योंकि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं और मौत का वक्त मुकर्रर। यू नो डार्लिंग, मैंने शोक लहजे में कहा, ऐसे मनाजिर हमारी फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम मेरी तरफ देखो, सोचो, जरा गौर करो। मैं हर लिहाज से श्याम से बहुत बेहतर हूँ। मालूम नहीं, वह नौजवान सा लड़का जिसमें नस्वानियत भरी हुई है तुम जैसी औरत के काबिल नहीं है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? हैरत है, तुमने उसे कैसे फंसा लिया? तुमसे ज्यादा हैरत तो उस पर है जिसने तुम्हारी उम्र का ख्याल नहीं किया। गो कि तुम लाख सुंदर, पुरकशिश और भरपूर औरत सही, और फिर हर लड़का गौतम नहीं होता है। तुम श्याम को भूल जाओ चंदा। उसके हाथ में पिस्तौल कांपने लगी। वह मुझसे कुछ कदम के फासले पर रुककर गैजोग्जब के आलम में घूरने लगी। फिर फुफकारी, मैं तुम्हें बहुत आसानी से कत्ल कर सकती हूँ। इस वक्त तुम मेरे रहमो कर्म पर हो। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है और नहीं तुम अब बच सकते हो। सुनो जाने मन, क्या तुमने सुना नहीं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है? मैंने कहा, कत्ल करना बहुत आसान है। तुम दो एक गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा। असल काम लाश को ठिकाने लगाना होता है। तुमने यह भी सोचा कि मेरी लाश को कैसे ठिकाने लगाओगी? यह भी बहुत आसान है, वह खुश्क लहजे में बोली। यह मेरी दर्दसरी है, मेरा मसला है। थोड़ी सी देर में तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगी। वह कैसे? मैंने तजस्सुस और इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। मैं तुम्हारी लाश को फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दूंगी, उसने नक्खोद से जवाब दिया। तुम्हारी लाश को घसीट कर बालकनी तक ले जाऊंगी। रात का वक्त है, अपने फ्लैट में अंधेरा कर लूंगी, फिर लाश उठाकर नीचे फेंक दूंगी। यह कोई जान नहीं सकेगा कि यह लाश किसी मंजिल से नीचे फेंकी गई है, और फिर किसी को भी नहीं मालूम होगा कि तुम कौन थे और किससे मिलने आए थे। मुझ पर आंच नहीं आएगी। बहुत खूब, मैंने खुश होकर तालियां बजाईं। तुम्हारी जहीनत की दाद न देना बदजौकी होगी, लेकिन मेरी जान, मैं मौत के मुंह में जाने से पहले एक बात तो बता दूं। मैं जब यहाँ आया, नीचे वाले जीने पर मिस्टर नंद कुमार मिल गए। वह तीसरी मंजिल पर रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि मिसेज रजनी मनोहर कौन सी मंजिल और फ्लैट में रहती है, वह बहुत शरीफ आदमी है। उनका अखलाक देखो, वह मुझे तुम्हारे फ्लैट तक छोड़ गए। तुम इस गवाह का क्या करोगी? वह बुरी तरह झंझना गई। ओह, यह तो मैंने सोचा नहीं था। बेहतर है, तुम जितना जल्द हो सके चलते बनो। वह गुर्राई। मैं अब यहाँ से जा नहीं सकता, मैंने बहुत सुकून और इत्मीनान से कहा। क्यों? बहुत सारे मामले निपटाने हैं, सुलझाने हैं। गौतम के बारे में तुमसे बहुत कुछ दरियाफ्त करना है। इस कत्ल के बारे में तुम्हारा एक सचमुच का बयान लेना है। तुम गौतम को ब्लैकमेल कर रही हो, इस पर भी अब तबादला ख्याल जरूरी हो गया है। इसलिए भी
सारी रात तुम्हारे साथ ठहरूंगा और फिर हमें मनोहर की मौत के असबाब पर गुफ्तगू करना है। फिर रात आसानी से कट जाएगी। मनोहर की मौत के असबाब। रजनी के हाथ से पिस्तौल छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। तुमसे किसने कह दिया कि मनोहर मर गया है? वह कहाँ है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, वह जिंदा है। वह दुबई में है। वह शराब और शबाब से दिल बहला रहा होगा। उसकी आवाज खौफ व दहशत से कांप रही थी। उसका चेहरा मुतग्गर हो गया था। वह फटी-फटी आंखों से मुझे देख रही थी, जैसे मैं फरिश्ताए जल हूँ। अगर वह जिंदा है, तो फिर तुम इतना खौफजदा क्यों हो रही हो? मैंने जेरेलब मुस्कुरा दिया। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ और खुद को काबू में रखो। मैंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। खड़ी रहोगी तो फिर थक जाओगी और फिर आराम भी नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? वह रूहांसी होकर बोली। कुर्सी पर बैठी नहीं, खड़ी ही रही। मनोहर जिंदा है। सुना तुमने? नहीं, जाने मन। मैंने कहा। मैं तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ? मैं बेहद संजीदा हो गया। तुम सारी दुनिया को ब्लैकमेल करने के चक्कर में रहती हो। तुम आज और अब भी कितने मर्दों, लड़कों और औरतों को ब्लैकमेल कर रही हो। दुनिया वाले जानते हैं कि मनोहर दुबई में पुरतशीश जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी दर्दनाक मौत के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। माई डार्लिंग, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वह दीवार के सहारे बर्फ के तोड़े की तरह खड़ी मेरी तरफ देखती रही। उसके सीने में सांसें तेज तेज चल रही थीं। मैं अपनी जगह से उठा और उसके पास गया। वह यह समझी कि उससे फायदा उठाना चाहता हूँ। उसने अपनी मरमरी, सुरौल और उरिया बाहें मेरे गले में हमायल करना चाहीं। उसकी आंखों में खुदस्पर्दगी उभर आई। मैंने उसकी बाहों के हल्के को तोड़ दिया। फिर उसकी मरमरी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा देकर चलाता हुआ सोफे पर लेकर बैठ गया। उसमें इतनी सकत भी नहीं थी कि वह 2 कदम भी चल सके। मनोहर तुम्हारी बदचलनी और आवारगियों से सख्त नाला और परेशान था। मैंने कहना शुरू किया। वाकई वह बहुत शरीफ था, क्योंकि उसने तुम्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की थी, इसलिए कि वह तुमसे मोहब्बत करता था। लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की। मैं अब असल कहानी की तरफ आता हूँ। वह मार्च का महीना था। तुमने स्विट्जरलैंड जाकर एक फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाया और वहां से कनाडा पहुंची। तुमने मनोहर को खत लिखा कि वह फर्जी नाम से होटल हिल्टन में ठहरे। तुमने उसे जो खत लिखा, उसकी महबूबा मधु के नाम से। वह मधु की तहरीर नहीं पहचानता था, क्योंकि उसे भी मधु की तहरीर देखने का इत्तिफाक नहीं हुआ था। वह गरीब यह समझा कि मधु वाकई कनाडा आ रही है। मधु को वह बेइंतहा चाहता था। उसने हिल्टन में एक कमरा लिया और उसके इंतजार की घड़ियां गिनने लगा। जब तुम उसके कमरे में गई तो वह तुम्हें देखकर भौचक्का सा हो गया। तुम उसे किसी बहाने से बालकनी तक ले गईं। तुमने उसे खूब शराब पिला दी थी और उसमें बेहोशी की गोली भी घोल दी थी। लिहाजा तुम्हें उसे धक्का देकर गिराने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। तुमने उसे गिराने के बाद वहां से तमाम निशानात मिटा दिए, जहां जहां तुमने हाथ लगाया था। वह 10वीं मंजिल से गिराया गया था। उसका चेहरा मसक हो गया। उसकी शिनाख्त न हो सकी। तुम उसके कमरे से निकलते वक्त उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और कागजात लेकर अपने कमरे में आ गईं। मनोहर ने होटल में अपना नाम पता लंदन का लिखवाया था। उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। फिर तुम वहां से स्विट्जरलैंड आईं और तुमने अपना फर्जी पासपोर्ट जला दिया। फिर शिकागो आ गईं। तुम वहां लड़कों से दिल बहलाने लगीं और यहाँ आकर दोस्तों और मिलने वालों को यह तासुर दिया कि तुम्हारा शौहर दुबई में है। तुम जानती हो कि वह कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? मैंने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाकर उसकी फटी-फटी आंखों में झांका। मेरी आंखें तराशीदा अफसाना है। मैंने जो कुछ कहा, क्या वह मनगढ़ंत है? मेरी जान, खामोश क्यों हो? जवाब तो दो। रजनी का जिस्म थरथर कांप रहा था। उसका चेहरा मुर्दे की तरह सफ़ेद पड़ गया था और आंखें खौफ से पत्थरा गई थीं। दूसरे लम्हे वह गुस्सा खाकर मेरी गोद में गिर गई। मैं समझा कि शायद वह अदाकारी कर रही है, लेकिन यह अदाकारी नहीं थी। जब मैंने उसके जिस्म को हाथ लगाया तो वह बेहद सर्द हो रहा था। उसका सारा बदन पसीने में भीग गया था।
मैंने उसे दोनों हाथों में उठाया और ख्वाबगाह में लाकर बिस्तर पर आहिस्ता से लिटा दिया। वह गम और सदमे से बेहोश हो गई थी। मैं ख्वाबगाह से निकलकर बाहर आया। मैंने उसके लिए व्हिस्की का गिलास तैयार किया। पानी की जगह व्हिस्की ही पीती थी। इसी दौरान इंटरकॉम की घंटी बजी। मैंने गिलास को मेज पर रखा और बाहर के दरवाजे की तरफ तेजी से लपका। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने श्याम खड़ा हुआ था। वह मुझे इस हालत में देखकर चौंका। उसकी आंखों में शुकूक के साए लहराए और वह कदरत परेशान सा हुआ। उसके चेहरे पर रजनी के लिए जो बशाशत थी, वह मुझे देखकर यकलख्त मिट गई थी। मिसेज रजनी मौजूद है? श्याम का नस्वानी बदन लहराया। आप उनसे कहें कि। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। तो सही, मैंने जवाब दिया। अंदर पुलिस उनका बयान ले रही है। क्या तुम उनसे मिलना पसंद करोगे? पुलिस? उसका चेहरा फिक हो गया। उसकी आवाज हल्क में फंस गई। वह थूक निगलने लगा। हाँ, मैं अपना चेहरा और लबोलहजा किसी कदर पुरस्कार बनाकर बोला। वह मिसेज रजनी के मुलाकातियों को न सिर्फ रोक रहे हैं, बल्कि उनकी जामा तलाशी भी ले रहे हैं। अब तुम मेरी हालत देखो, शायद उनके साथ पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े। अंदर आना चाहो तो अंदर आ जाओ, शायद पुलिस को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। तुम उनके किसी काम आ सको। वह बौखला कर भाग खड़ा हुआ। उसने पलट कर भी नहीं देखा। मैंने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक जोरदार खखा लगाया। मैंने रजनी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। बहुत जद्दोजहद करने पर वह होश में आई। मुझे देखते ही उसकी हालत बहुत गैर होने लगी। मैंने उसे सहारा देकर उठाकर बिठाया। जब मैंने व्हिस्की का पैक पिलाया तो उसकी हालत कुछ संभल गई। फिर वह बिस्तर पर दराज हो गई। फिर वह मेरी तरफ खौफजदा मुंजमिद नजरों से देखती रही और उसके चेहरे पर लहू की एक बूंद तक नहीं थी।